अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 97 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया। कपड़े भी नहीं बदले मैंने जी। वॉल्यूम 1 नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप ज़रा टीए को इतनी देर में बुला लें, ठीक है। वो जो थोड़ा बहुत करना है वो मैं बता देता हूँ। ओके, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस देखते जाएं, डिस्कशन सुनते जाएं। लेकिन अब क्या करें, वॉल्यूम 1 आप लोग लाए नहीं। मैंने एथिक्स का कहा भी था आपको ना, पेज नंबर लिखते जाएंगे। बाकी कुछ करने वाली बात है नहीं, कुछ लिखने वाली हुई तो वो भी नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर तो ये वैसे ही आ जाना है, लेकिन सुनने में टाइम ज़ाया ना करना। इतना टाइम नहीं है जिसमें मैंने आपको कहा ना, तो पास पेपर 10 डिस्कशन जो हुई है, जिसने नहीं लिया अच्छा किया, नहीं लिया अगर सवाल हो गया तो छोड़ो, बस जो करने वाला काम है बता देता होता हूँ खुद। अगर वो करने वाला सवाल होता तो फिर मैंने लास्ट टाइम वाला देना भी नहीं था, मैंने खुद ही करा देना था। चले आप। अच्छा जी, एथिक्स मज़ेदार क्वेश्चन था। एथिक्स हमने स्टार्ट किए थे किसी ज़माने में जब हम 45 के आसपास फिर रहे थे, ठीक है। तो एथिक्स में मैंने आपको कहा था कि FAR 2 वाले एथिक्स वो हैं जो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे लगते हैं जो बिजनेस में हैं। बिजनेस का मतलब ये होता है जो फर्म वाले नहीं हैं, जिनकी ऑडिट फर्म नहीं है, वो बिजनेस वाले हैं। चाहे वो इंडस्ट्री में बैठे हैं, चाहे वो हमारी तरह टीचिंग में बैठे हैं, ये सब एथिक्स हमारे ऊपर लगेंगे। इंडस्ट्री वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे लगेंगे और स्टूडेंट्स पे भी लगते हैं एथिक्स, ठीक है। और जो आप ऑडिट के अंदर पढ़ते हैं एथिक्स, वो आपके एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है, वो भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो एक्सटर्नल ऑडिटर पर जो एथिक्स लगते हैं वो आपको ऑडिट के अंदर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने ये बात की थी कि हमारे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं जिनके अंदर इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, प्रोफेशनल बिहेवियर है, कॉन्फिडेंशियलिटी है और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, ठीक है जी। थोड़ा बहुत इसके अंदर मैंने यहाँ पर बताया था कि कितना याद करना है, ये वो हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है। डेट लाइन जो, और फिर मैंने वो पास पेपर 5 था गालिबन, वो लिखवाया भी था। असल में ये इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने प्रिंसिपल्स और थ्रेट्स पार्ट बी में पढ़ाए थे मैंने, और फिर पास पेपर 5 जो है वो मैंने पार्ट सी के अंदर ये लिखवाया था, और उसके अंदर फिर यही लाइंस यूज़ हुई थी। तो बस इतना ही आपने याद रखना है, ठीक है, कि इंटेग्रिटी के बारे में लिखना हो तो ये येलो वाली डेड लाइन बस आपने याद रखनी, ठीक है। तो इंटेग्रिटी अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप। इट इज जस्ट नॉट ऑनेस्टी बट ऑल्सो इंक्लूड फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, ठीक है जी। तो उसमें फिर हमने एग्जाम्पल्स में, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, समझनी ज़रूरी थी इसलिए पढ़ा था कि आपने किसी भी ऐसी रिपोर्ट रिटर्न के साथ खुद को आपने नहीं मुंसलिक करना जो जल्दी जल्दी में बनी हो, जिसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट हो या ओमिशन हो किसी चीज़ की, ठीक है, और जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रही हो, ठीक है। और अगर ऐसा ना कर सक रहे हो कि आप उसको, मतलब अगर पता लग जाए कि आप एसोसिएट हुए पड़े हैं ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ, तो फिर आप क्या करें, ऐसे स्टेप्स ज़रूर लें जिससे आप खुद को डिसोसिएट कर सकें। कोई ऐसा नोटिस दें, आप लोगों को बता दें, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि आप बायसनेस से पाक हों, आप फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए, ठीक है जी। और बैठ ही जाएं यार, कोई कॉपी अगर करवानी पड़े तो। ज़रा पॉज करें यार, अब मैं क्या, अच्छा जी। ऑब्जेक्टिविटी क्या मतलब है, आप फ्री फ्रॉम बायस हों, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी प्रोफेशनल या बिजनेस जजमेंट जो है उसमें कोई बायसनेस ना हो, ठीक है। बायसनेस नहीं होनी चाहिए। वो क्या है, आपका इंटरेस्ट आ गया, उससे कन्फ्लिक्ट है, या किसी और ने कहा है आपको, जैसे मैंने मिसाल में कहा था कि इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री करनी है। अब बायसनेस क्या है, मैनेजर साहब ने कहा अच्छे प्रॉफिट शो कर रहे हैं तो सबको बोनस मिलेगा, तो आप भी तो मैनेजर हैं, सारे मैनेजर को बोनस मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। अब आपका कन्फ्लिक्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया आपका, तो प्रोफेशनल जजमेंट कहती है इम्पेयरमेंट की एंट्री करो। सेल्फ इंटरेस्ट आ गया बीच में, कन्फ्लिक्ट आ गया आपका, आपका अपना इंटरेस्ट क्या आ गया, अगर इसकी इम्पेयरमेंट की एंट्री करूंगा तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। या आपको बॉस ने कहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया बॉस का कि नहीं यार नहीं करनी एंट्री, करनी है नौकरी तो एंट्री नहीं करनी। अब प्रोफेशनल जजमेंट कहती है इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री करो, और अनड्यू इन्फ्लुएंस है बॉस का, वो कह रहा है ना करो। तो आपका प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपकी आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए प्रोफेशनल या बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है जी। फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर क्या कहती है कि आपको ओवर ओवर एंटायर वर्किंग लाइफ लर्निंग करते रहना है, सीखते रहना है। अगर हम नया वाला स्टैंडर्ड IFRS 16 का ना पढ़ते तो हम यहाँ आपको पढ़ा ना रहे होते जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि
पुराना स्टैंडर्ड लीज का तो डिफरेंट था, IAS 17। हम अगर IFRS 15 ना पढ़ते तो आपको ना पढ़ा सकते। पुराना स्टैंडर्ड रेवेन्यू का था IAS 18। तो अपने आप को और आप भी अब पढ़ रहे हैं, जो आगे जाके कुछ चीज़ें चेंज होंगी तो आपको कॉन्टीन्यूसली खुद को अपडेट रखना है। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों को एंटायर वर्किंग लाइफ में लर्निंग का प्रोसेस जारी रखना होता है, ठीक है। किस लिए, क्या रिक्वायर करता है ये अकाउंटेंट से, ये प्रिंसिपल हमसे रिक्वायर करता है कि अटेन भी करें और मेंटेन भी करें प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, और एक्ट करें फिर डिलीजेंटली, ठीक है। इसीलिए आईकैप ने जो स्टेप्स रखे हैं उनमें क्या है कि आप प्रोफेशनल कंपनीज को मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फिर कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। CPDRs हम मेंबर्स के लिए ज़रूरी हैं। हर साल के अंदर रोलिंग ईयर होता है, तो 3 साल के अंदर 120 घंटे तकरीबन पूरे करने होते हैं। अगर वो ना करें ना तो बाद में आप कोई लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग लेने जाएं किसी और मुल्क में, आप CA के लिए मतलब एक आधा पेपर दे के वहाँ की मेंबरशिप मिल जाती है ना जैसे, तो अगर वो करने जाएं तो यहाँ से गुड स्टैंडिंग आपको मिलनी है तो वो नहीं देंगे, वो कहेंगे आपके CPDRs पूरे नहीं है, मतलब आपने कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं की। तो वो डिफरेंट काम होते हैं जिनमें आप कर सकते हैं, तो ये करते हैं। तो इन कंप्लाइंग विद दिस प्रिंसिपल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल इंश्योर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ। अच्छा, ये भी साथ आपके जिम्मे है कि आप जब किसी जगह मैनेजर अकाउंट्स लगेंगे तो फिर आपने अपने सबॉर्डिनेट्स की, जो B.Comers होंगे, जो MBAs होंगे, उनको ट्रेन आपने करना है, उनका ख्याल आपने रखना है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इन पर तो कोई एथिक्स हमारे वाले नहीं लगते, इनके अपने कोई हों तो हों, लेकिन इनको आपने कोशिश करनी है कि ट्रेन करें ताकि ये भी इस तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले हों। ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी, कितने गया अगला, कॉन्फिडेंशियलिटी सी ना, ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखने वाले हों, सिर्फ आप ही ना हो बल्कि आपके सबॉर्डिनेट भी हों। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूर एम्प्लॉयमेंट आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो अपने किसी पर्सनल या अपने किसी जानने वाले के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशन, ठीक है जी। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंशियलिटी के आदी आप होंगे, पेट के हल्के नहीं होंगे, तो फिर आपको फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की तरफ से, जिससे आप बेहतर तरीके से अपना काम कर सकेंगे। और अगर आप ही बात नहीं रखते अपने पास तो फिर आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो आपको सीधी बात ही नहीं बता सकेंगे, यार इन्हें तो सारा हमसायों को भी बता देने। तो कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। CA shall comply with this principle even after end of relationship। नौकरी छोड़ के भी दूसरों को नहीं बताना कि जी वो तो ये करते थे, वो तो वो करते थे, ना 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 ना, ना, हमारा प्रिंसिपल ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इसके अंदर क्या ख्याल रखना है, ही शैल इंश्योर कि आपने गलती से कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया सोशल एनवायरनमेंट में या क्लोज बिजनेस एसोसिएट में या इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में। क्या मतलब भाई, एडवर्टेंट डिस्क्लोजर तो नहीं ना करना, इनएडवर्टेंट भी नहीं करना। जैसे अब मैं जो है वो सफ़ायर का अकाउंटेंट था, अब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल की, अब मुझे नज़र आ रहा है कि इनके बिलियंस के अंदर प्रॉफिट्स हैं और मुझे पता है कि इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, करने का इरादा है, और प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा हैं तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। अब मैं और क्या नाम है तुम्हारा, ज़िया, बैठे हुए थे, ऐसे ही मिलने आया मुझे। अब मैंने ऐसे कहता सर चाय पीनी है, मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। अब चाय पी रहे हैं, मैंने कहा और सुनाओ ठीक ठाक हो। अच्छा, वो जो है ना अपना यार सफ़ायर के साथ प्रॉफिट जो है ना वो इतने बिलियन के क्या गया मैं, ये क्या है, इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर। इसका भी ध्यान रखना है, ना हो गलती से भी नहीं बताना। इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर ना हो, इंश्योर करो किसी सोशल एनवायरनमेंट में, किसी क्लोज बिजनेस या एसोसिएट के साथ या किसी क्लोज फैमिली मेंबर के साथ। फिर मेंटेन करें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन और डिस्क्लोज, अगर यहाँ से निकल कर आगे चला गया हूँ तो वहाँ भी नहीं बताना। फिर ना करें डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन इवन आफ्टर रिलेशनशिप, नॉट यूज इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज और फॉर एडवांटेज ऑफ अ थर्ड पार्टी। चल जा, आप बता दो तो दिया ही है यार, सफ़ायर के शेयर्स खरीद ले उस्ताद, अभी जो है वो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करनी है और फिर इसके शेयर की प्राइस देखना कहाँ जाती है, तो फ़ायदा उठा लें। नहीं, अपना फ़ायदा नहीं कर रहा ना, दूसरे का फ़ायदा भी नहीं करना, ठीक है। नो, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, वैसे कोई नहीं, वैसे तो फ़ायदा करना चाहिए आपको दूसरों का। एंश्योर दैट पर्सनल अंडर हिज कंट्रोल जो है वो भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसको। तो ये जो ऊपर बात लिखी, तो बड़े इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं
ये पॉइंट्स आपके काम आ सकते हैं, ठीक है, लिखने के लिए तो नहीं, पता तो हो, ठीक है। उसके बाद फिर वो साथ ही कहता है, ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर डिस्क्लोज करना मजबूरी बन जाता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कब? जब आपको बुला लिया उन्होंने कोर्ट में, कहा जी बताओ अब आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मैं नहीं बताऊंगा, चित्तर फेरने उन्होंने कहना भाई मुल्क का लॉ है, केस हो गया है, बताओ क्या मसला है। तो अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, अच्छा रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन लॉ ने परमिट किया हुआ है और जिसकी इंफॉर्मेशन है उसने भी ऑथराइज किया हुआ है, तो फिर भी आप बता सकते हो ऐसी इंफॉर्मेशन। या तीसरा, लॉ ने मना नहीं किया और लेकिन आप समझते हैं कि आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है या राइट है कि इसको बताएं, तो फिर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे कहते हैं और प्रोफेशनल बिहेवियर हो। थर्ड पॉइंट क्या है? नॉट डिस्क्लोज, ये वाला इधर, डिस्क्लोजर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कहीं पे लॉ में नहीं लिखा हुआ कि आप जो है वो, अगर कोई मिसाल के तौर पे इन्होंने कोई मिसाल इम्पेयरमेंट की एंट्री नहीं करने दी, कहीं पे लॉ में लिखा हुआ है कि इम्पेयरमेंट की एंट्री ना करें, गलत काम भी कर रहे हैं तो आप बताएं, पर रिक्वायर्ड भी नहीं है। किसी ने कहा, लॉ में लिखा भी नहीं होगा जी फलां काम ना करें तो बताएं, और लॉ ने इजाज़त भी ऐसी बात के लिए दी हुई, लेकिन लॉ ने मना नहीं किया और आप समझते हैं कि आपकी ड्यूटी है कि आप ये लोगों को बताएं कि यार ये वाला काम कर रहे हैं तो बताएं, ठीक है। अच्छा जी, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है? एक तो आप कंप्लाई करें लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ, और दूसरा आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो डिसक्रेडिट करे प्रोफेशन को। आपको वो सवाल, आपको वो लेक्चर याद आ गया, ज़ाहिर मैंने भी सुन के अपलोड किया था, है ना, कि आप खाना खा रहे हों, ऐसे ही कुछ कहा था ना। नहीं, शादी में तो ये है ना कि आप गए और आपने ऐसे करके जनाब बाजू चढ़ाए और आप भी कूद पड़े आतिश नमरूद में, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बाद में पता लगा जनाब कोर्ट के ऊपर भी यहाँ सालन लगा हुआ है, यहाँ पे जनाब कस्टर्ड लगा हुआ है, लोग क्या कहेंगे, जेल से बोटियाँ भी कर रही हैं। या मैंने एक और मिसाल दी थी कि आप दफ्तर में खाना खा रहे हो और कोई ऊपर से आए और आप कहें आ तू भी ठूंस ले, अब वो कहेगा यार इनको तो तमीज़ ही नहीं होती। तो ऐसा कोई भी काम ना करें, ठीक है। एक तो लॉज रेगुलेशन को फॉलो करें, इसको नहीं फॉलो करेंगे तो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं आपने दिखाया। दूसरा, कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे प्रोफेशन के ऊपर आंच आए। लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो ये करते हैं, ऐसा ना कहें लोग, ठीक है ना। अब ये तो हमारे प्रिंसिपल से, इनको थ्रेट लाहक थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी क्या है? पहले तो आइडेंटिफाई करें इन थ्रेट्स को, फिर एवेल्यूएट करें कि ये कितने को हैं, गुजारा चलेगा इनके बगैर या नहीं, और फिर अगर अब ये देखो एथिक्स कितने खिलाफ है ये क्लास छोड़ के जा रहा है, भाई मज़े की तो क्लास अब शुरू हो रही है, किधर जा रहे हो? क्लास है कोई? भूख लगी है? खाने का बंदोबस्त करता हूँ यहीं पे बैठ। हाँ, ये पढ़ लिया बस, अब हम असल चीज़ की तरफ जा रहे हैं। बस बैठो तो अभी बताता हूँ, ज़रा रिवाइज कर रहा था बस, ये 10 मिनट माजरत, सॉरी, ठीक है जी। तो आपके पास ये थ्रेट्स जो थे, ये थ्रेट्स बस इतना बताना है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है, जैसे इसने पसंद की शादी कर ली और बाद में इससे किसी ने पूछा हाँ भी कैसा जा रहा है, तो कह रहा ज़बरदस्त। घर वालों ने पूछा हाँ कैसा जा रहा है, सब ओके, बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, कोई मसला है ही नहीं ज़िंदगी में, कोई मसला ज़िंदगी में कभी था? इस मसला को पता नहीं, मैंने सुना है ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी में मसले होते हैं, कहाँ मसला है, पता है ना। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अपना फैसला है, बैक तो करना पड़ेगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ठीक है। एडवोकेसी थ्रेट, फिर बताता हूँ मिसाल। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, आपको कोई कह रहा है कि यार बताओ इसमें क्या गलती है, हाँ क्या को गल है, मेरा काम और गलती है, ठीक है। आपने सालन बनाया है, कैसा बना है, ले मैं बनावा दे अच्छा ना। आपने बंदा मुलाजिम रखा है, कोई पूछे कैसा जा रहा है, अब अगर सीनियर्स ने पूछ लिया कैसा जा रहा है तो लिखो रखा, आपने 10 में से सिलेक्ट करके से एक को था, तो अब जैसा भी है हमें कहना बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, ओके है, ठीक है, सही है भाई सोहेल यार, ये इसके बाद ना इनको चाय पिलानी, ठीक है। अच्छा जी, अब तो एडवोकेसी थ्रेट क्या है? एडवोकेसी से मना नहीं किया गया, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थ्रेट क्या है? गलत रिप्रेजेंट ना कर जाए, ठीक है। फेमिलियरिटी थ्रेट, ताल्लुक वास्ता ज़्यादा बन जाता है तो बंदा कहता है 10-15 साल से आप यहीं पे काम कर रहे हैं, अब CFO क्या कह रहा है, और यार अब तू इम्पेयरमेंट की एंट्री करेगा, रीवैल्यूर का नाम कज़न से करवाइए, छोड़ बस, ठीक है, रहने दे, ठीक, कोई बात नहीं, फेमिलियरिटी थ्रेट, ठीक है। और इंटिमिडेशन थ्रेट जो है, ये तो बॉस का खौफ है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स थी, थ्रेट ऑफ डिसमिसल, ठीक है,
इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत आपको ये जो एग्जांपल्स भी दी थी। कोई मसला यहाँ तक तो नहीं है। अब आते हैं मतलब की तरफ। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से पढ़ानी तो हैं ही, लेकिन थोड़ा सा बोझ ज़रा बढ़ गया है। ये ज़रा पढ़ने के पहले ज़रा इधर आते हैं। एक सफ़ा था हमारे पास जिसमें क्या था, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम, जिसके अंदर दो तरह के सवाल हमारे पर्चों के अंदर आते हैं। एक ये है, बॉस और एम्प्लॉई हैं। बॉस ने एम्प्लॉई को इनमें से कोई गलत काम करने का बोला है कि कोई जर्नल एंट्री ना करो या गलत करो या बुक एडजस्टमेंट करो या ये करो या वो करो, ठीक है। तो क्या कहा है बॉस ने कि रॉन्ग जर्नल एंट्री कर दो, या यार कोई चीज़ें ढूंढो जहाँ से गड़बड़ हो सके, या मतलब ये कि फलां काम कर दो, बैंक लोन लेना है, या प्रोसेस कर दो रॉन्ग पेमेंट है। क्या मतलब, ये हमारे सवालों में एग्जाम्पल थी, शायद वो सवाल नहीं आया तो अब आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये उसने कहा यार ये एंट्री ना करो, या ये एंट्री गलत करो, या कुछ ऐसी जगह ढूंढो जहाँ से प्रॉफिट बढ़ जाए। गलत काम करने का बोल रहा है। या वो कहे कि जी एक पेमेंट अप्रूव हुई है, एक पेमेंट मार्केटिंग वालों ने भेजी है, आप जो है अप्रूव कर दो। अब आप कह रहे हो सर ये सही नहीं है, तो वो कह रहे हैं यार रिश्वत का थोड़ा सा मामला है, वो दिए हैं बहाने से दे रहे हैं, बस तुम कर दो अप्रूव। क्या कह रहे हैं, प्रोसेस करो रॉन्ग पेमेंट, या प्रिपेयर करो एक ऐसी रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन जो मिसलीडिंग हो, या एटसेट्रा। यदि कोई ऐसा काम जो सही नहीं है, बॉस ये करने का बोल रहा है, तो फिर सवाल में क्या करना है। अब ये एक टाइप के सवाल हैं जो ज़्यादा आए हुए हैं, पास पेपर 1, 3, 4, 5, 7। तो इसमें क्या है, दो लोग हैं, एक है बॉस, दूसरा है एम्प्लॉय। बॉस और एम्प्लॉय, ठीक है जी। अब अन्यवा नहीं, इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स हैं जो बॉस ब्रीच कर रहा है। इंटेग्रिटी, बेईमानी कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी, बाइस्ड है किसी वजह से, और प्रोफेशनल के ब्रांच आ रही। अब कॉन्फिडेंशियलिटी जबरदस्ती नहीं घुसाना। किसी ने लिखा हुआ है कि कॉम्पिटेंट नहीं है बंदा, नलायक नहीं है, फनकार हैगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मसला नहीं है, उसको भी पता है इंपेयरमेंट होती है, 2 नंबरी लगाने का कह रहा है। तो इसलिए जबरदस्ती नहीं सारा कुछ लिख देना। तो तीन प्रिंसिपल्स लिखोगे ऐसे ही डेडेड लाइन करके, और एम्प्लॉय सिर्फ एक थ्रेट फील कर रहा है, वो है इंटीमीडिएशन, ठीक है। और अगर बीच में कोई बोनस शोनस एंटर हो जाए तो सेल्फ इंटरेस्ट भी है, ठीक है। इसको सामने रखते हुए हमने एक सवाल किया था, ये जिसमें मैंने आपको यूं समझाया था कि आपने इस सवाल के अंदर, जिसमें आतिफ चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इस सवाल के अंदर उसने क्या किया था कि वो कह रहे हैं जी लिस्टिंग करवानी है, तो सीएफओ ने कहा है कि हाई प्रॉफिट्स करने हैं तो कोई ऐसे एरियाज ढूंढो जहां पे 2 नंबरियां लगा के प्रॉफिट बढ़ा लें, बुक एडजस्टमेंट्स इनको कहते हैं, बुक एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब उसने साथ साथ ये भी बता दिया है कि शेयर्स अगर 35 रुपये या उससे ऊपर हो गए ना, तो सारे मैनेजेरियल स्टाफ को बोनस मिलेगा, और आप भी तो एक मैनेजर हैं। तो अब 5 हैं प्रिंसिपल और थ्रेट, लेकिन अन्यवा नहीं। हाउ टू सॉल्व वाले ने क्या कहा है, बस यहां पर सिर्फ इतना लिखना है कि बॉस जो है वो ब्रीच कर रहा है, क्या इंटेग्रिटी, बेईमानी तो है ही, फिर ऑब्जेक्टिव बाइस्ड है वो, मतलब उसकी प्रोफेशनल जजमेंट तो ये नहीं कहती है, ठीक है, वो गलत काम करने को कह रहा है, प्रोफेशनल बिहेवियर की भी जो है वो उसने लाज नहीं रखी। तो ये 3 प्रिंसिपल्स जो हैं ब्रीच कर रहा है। जबकि एम्प्लॉय को इंटिमिडेशन थ्रेट तो है ही है, लेकिन ये बोनस वाली बात से सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया। अब ये मैंने आपको यूं लिखवाया था कि बॉस क्या कह रहा है, ये आप लिखेंगे इंटेग्रिटी में, बॉस क्यों कह रहा है ये लिखेंगे ऑब्जेक्टिविटी में, क्योंकि ये बड़ा बारीक फर्क होता है। तो आपने इसका जवाब कैसे देना है ये मैंने सिखाया था। बॉस क्या कह रहा है, उसने आतिफ को कहा है आइडेंटिफाई करो। अब अंग्रेजी में लिखना भी सिखाया था, आपने प्रैक्टिस भी खुद करनी है, ठीक है ना, लेकिन जरा दोबारा रिवाइज करके, ताकि मैं दूसरी टाइप का सवाल कराऊं और कहानी खत्म करूं। उसके बाद तो बस वो थ्योरी है, वो थोड़ी सी अब पढ़ लेंगे, जब हिम्मत खत्म होगी तो फिर साथ साथ भी रोज 5-5 मिनट कर सकते हैं। डेली वाली क्लास को साढ़े पे शुरू करने लग जाएंगे ना, तो 10-15 मिनट रोज सुबह ही पढ़ लिया करेंगे। बहरहाल मैं प्लानिंग कर लूंगा से। फिलहाल ये जरा बोझ मेरे से उतारो, एक टाइप का सवाल सिर्फ पढ़ाया हुआ था, इसमें दूसरी टाइप का रहता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है आतिफ को आइडेंटिफाई करो वो एरिया जहां बुक एडजस्टमेंट्स हो सके। ये इंटेग्रिटी में लिखोगे, पहले डेडलाइन लिख के ना, डेडलाइन लिख के इंटेग्रिटी ये होती है, उसके साथ क्या लिखोगे कि बॉस जो है वो आतिफ को कह रहा है कि वो एरियाज आइडेंटिफाई करो, यहीं से उठा के लिखना है जहां बुक एडजस्टमेंट्स हो सकें। तो ये ब्रीच कर दिया उसने इंटेग्रिटी। अगला आपने लिखा ऑब्जेक्टिविटी, उसमें वो डेडलाइन लिखोगे। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है, प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट को आप इफेक्ट ना करें बाय बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या तीजा केड़ा सी पता नहीं जेड़ा सी, हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब उसके साथ आपने लिखना क्यों कह रहा है। अब ये क्यों कह रहा था,
Here, boss has instructed Atif to identify book areas where book adjustment can be made because so that MNZ is able to list the shares at a price of 35% or more. अब ये लिख लिया आप, वरना समझ नहीं आती इंटेग्रिटी में क्या लिखें और ऑब्जेक्टिविटी में। ठीक है, समझ आई बात की। और तीसरा क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर, तो वो आप लिख दोगे कि वही वाली अंग्रेजी कि जी उसने जो है वो एक ऐसा काम किया है जो प्रोफेशन के ऊपर आंच आ रही है। ठीक है, अगली बात आतिफ, सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन थ्रेट। तो बस ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जरा क्विकली देख लें। अच्छा, एक बात, प्रोफेशनल बिहेवियर भी क्या कह रहा है कि हिसाब से लिखना है। ठीक है ना, लेकिन एक बात, कहीं पे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर सकते हो, ले ले कॉन्फिडेंशियलिटी भी ले लें, कॉन्फिडेंशियलिटी भी ले लें। यहां पे ब्रीच कर रहा है, कहां लिखा हुआ है? अच्छा, कहीं पे पूरे सवाल में कहीं पे ये लिखा हुआ है कि इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आता, को प्रोफेशनल कंपिटेंस के बारे में कोई मसला है नहीं है, तो खुद से लिखने की जरूरत खामखा नहीं है। तो ये कौन से टाइप का सवाल है? दो ही टाइप के सवाल है। पहला कौन सा है, जिसमें बॉस और एम्प्लाई होगा, बॉस एम्प्लाई को कोई गलत काम करने का बोलेगा कि ये एडजस्टमेंट्स कर दो, ये एडजस्टमेंट ना करो, इस तरह के काम। ठीक है, और एम्प्लॉय जो है अब वो फेस कर रहा है थ्रेट, बॉस ब्रीच कर रहा है प्रिंसिपल्स, एम्प्लॉय फेस कर रहा है थ्रेट्स। तो बॉस के 3 प्रिंसिपल्स वायलेट होंगे। कौन कौन से? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। और अगर सवाल में ऐसी कोई बात कह देता है मसलन कि जी उसको तो शायद उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट गलत दे देता है कि जी उसने ये कहा है कि जी स्टैंडर्ड ये कहता है, तो बस इसका मतलब उसको स्टैंडर्ड नहीं आता, तो फिर चौथी बात भी डाल सकते हो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ठीक है, जबकि आतिफ क्या करेगा, एम्प्लॉय क्या करता है, इंटिमिडेशन थ्रेट, और अगर साथ में कोई पर्सनल इंटरेस्ट डाल दें तो फिर आप सेल्फ इंटरेस्ट भी डाल देंगे। ठीक है, ओके, चल। अच्छा, अब जरा आए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये देखें, जरा जल्दी से देखना। अब ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये जस्ट मैंने आपको सवाल पढ़ाना है, आप खुद ही बताएंगे। ठीक है, ओके, एक आधा और सवाल भी ऐसे ही कर लेंगे, उसके बाद फिर टाइप 2 पे जाते हैं। ओके, तो मैंने इसलिए रोका था, आप बेशक चले जाना। ओके, अच्छा जी, जरा पढ़ें जी। अच्छा, अब ये सवाल जो है ना, ये सवाल, इसका सोल्यूशन आपने CTM कर लेना है, कमिट टू मेमोरी। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और मुकम्मल भी है, क्योंकि मैंने आपको प्रिंसिपल्स भी पढ़ाए थे, थ्रेट्स भी पढ़ाए थे, सेफगार्ड्स नहीं पढ़ाए थे। सेफगार्ड्स इस सवाल में से बस याद कर लेने, एक बार बता दूंगा आज। ठीक है, अब देखो जरा सवाल पढ़ें, पहले सवाल पढ़ें, रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ते हैं। आमिर अली AC है, वो CFO है एट सर्कल लिमिटेड, और वो रिपोर्ट करता है जुनेद को, जो FCA है, जो कि CEO है। तो इसमें बॉस है जुनेद और आमिर अली क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है ना, ओके, क्योंकि वो क्या करता है, रिपोर्ट करता है जुनेद को, तो बॉस हो गया ना जुनेद। ठीक है, अब द फाइनेंशियल ईयर ऑफ CL एंड्स ऑन 30th अप्रैल एंड इट्स प्रॉफिट फॉर 9 मंथ 31 जनवरी 19 पे जो आए हैं वॉज बिलो टारगेट। वो कहता है ईयर एंड तो हमारा होना है 30 अप्रैल को, लेकिन 9 मंथ्स जो एंड हुए हैं उनमें जो प्रॉफिट्स के हालात हैं वो कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। मैनेजमेंट मीटिंग जो हुई है ना इसके बाद फरवरी में, उसमें जुनेद ने ये मशवरा दिया है कि अगर आप, ये जुनेद कौन है, FCA, पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना, अल्लाह करे अब अपडेटेड हो थोड़ा। हैज़ प्रपोज फॉलोइंग मेजर्स टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स। कहता है अगर आप अगले जो बचे हुए 3 महीने हैं इनमें प्रॉफिट्स को बेहतर करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कुछ मशवरे हैं। कौन कौन से जी? कहता है एनुअल मेंटेनेंस जो है, एनुअल मतलब हर साल मेंटेनेंस होती है ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, जो कि ड्यू है मार्च में, इसको मार्च की बजाय मई में कर लें। मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा, मेंटेनेंस होगी तो एक्सपेंस आएगा, उसकी एंट्री होनी है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो एक्सपेंस डेबिट होगा तो P&L में एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट और कम होगा। तो वो कह रहा है कोई नहीं, मार्च में होनी है ना, अप्रैल मई में कर लें, अप्रैल छोड़े मई में कर लें, 2 महीने डिले कर दें। लेकिन उसी मीटिंग के अंदर, ये मीटिंग हो रही है, ये देखो मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है फरवरी में, जिस वक्त जुनेद साहब ये मशवरे दे रहे हैं, कीमती मशवरे। ठीक है जी, तो क्या कहता है जी, इसने ये कह दिया, प्रोडक्शन मैनेजर उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा एक्सक्यूज़ मी, ये आपका काम नहीं है CFO साहब,
आपको मैं बता दूं, मैं टेक्निकल बंदा हूं, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, और मैं ये बता रहा हूं कि डेफरल जो है ना, डेफरल वो सेफ्टी ऑफ प्लांट को इफेक्ट कर सकता है। ही वार्नड, प्रोडक्शन मैनेजर ने वार्न किया है कि डेफरल मे इफेक्ट जी सेफ्टी ऑफ प्लांट। अब बंदा तो वही है ना टेक्निकल, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, भाईजान ये देख लें रिस्की है काम, मेंटेनेंस ना हुई तो प्लांट की सेफ्टी को खतरा है। बिल्कुल ही प्लांट से हाथ धो बैठोगे, प्लांट ही पूरा बैठ जाए, प्लांट ही खराब हो जाए, मेंटेनेंस जरूरी है। हाउएवर जुनेद, फिर आपको पता है सीईओ है, जुनेद साहब कहते हैं, जुनेद ऑफ द व्यू दैट मेंटेनेंस वाज डिलेड 2 years ago एज वेल। 2 साल पहले भी तो ऐसा हुआ था, नथिंग एडवर्स हैपेंड एट दैट टाइम। 2 साल पहले भी ये किया था, तब तो कुछ नहीं हुआ था, तो क्या मतलब अभी कुछ नहीं होगा? पागल, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो बात सही नहीं कर रहा, ठीक है। खैर अभी तो मीटिंग चल रही है मैनेजमेंट की, तो मशवरा क्या देता है, मेंटेनेंस को डिले कर दो। प्रोडक्शन वाला कह रहा है भाईजान नहीं डिले नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब ये एक बार मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया ना आज की क्लास में, उसके बाद ये एक एक करके सवाल होमवर्क में आता रहेगा, डिस्कस भी हो जाया करेगा, ठीक है ना, कोई मसला नहीं होगा ऐसे ही। अच्छा, लेकिन लिखना तो आप नहीं है, ये 2 ही तो लिखने वाले हैं ज़्यादा। IS 37 के अंदर लिखना पड़ा या इसमें लिखना पड़ता है? अच्छा चलो कोई नहीं, वो तो पुराना हो गया ना, मैं ताज़े की बात कर रहा हूँ। अच्छा लिखवाया था, हाँ आपने लिखने, मैंने डिस्कस कर दिए हुए हैं, वो लिखवाया भी था और उस ज़माने में बाकी आपने लिखे भी थे, वो भी मैंने ऐसे ही बोल बोल के लिखवाए थे, मुझे याद है। पुराने हो गए तो कोई नहीं, नवे हो जाएंगे, रिवाइज करोगे तो इंशाल्लाह। अच्छा सुनो भाई, ये काम तो सही नहीं करने का कह रहा, प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि खतरा हो सकता है, वो कह रहा हाँ 2 साल पहले नहीं होता, अभी कुछ नहीं होगा, चबला मार रहा है। चलो खैर देखते हैं, अभी तो मीटिंग चल रही है, अभी उसके स्टेप्स आ रहे हैं सामने। दूसरा स्टेप, इनकॉर्पोरेशन of new revaluation report of CL building should be deferred to the next year as the resulting increase in valuation is substantial and would result in increase in depreciation for the। अभी रीवैल्यूएशन इन्होंने करवाई है जिस वजह से रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है। अब आपको पता है अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस आए तो एसेट अपवर्ड जाता है, तो इंक्रीमेंटल डेप्शन पीएनएल में तो इंक्रीमेंटल डेप्शन ही जाती है ना, वो तो उसके इम्पैक्ट को जाकर रिटेन अर्निंग्स में हम निकाल के जो सरप्लस में निकाल के रिटेन अर्निंग में फेंकते हैं ना, पीएनएल में तो डेप्शन एक्स्ट्रा चार्ज हो जाती है ना। वो क्या कह रहा है, ये जो अभी रीवैल्यूएशन कराई है ना, इसकी रीवैल्यूएशन की रिपोर्ट को अभी इनकॉर्पोरेट नहीं करते, इसको क्या कर दें, डेफर कर दें, ताकि ना एसेट बढ़े ना डेप्रिसिएशन बढ़े। अब अपनी तरफ से फनकारियां सारी सही बता रहा है, लेकिन क्या ये सही होगा? आमिर साहब आप एम्प्लॉई had initiated the revaluation during the year since fair values of building had increased materially। IS 16 याद करो, IS 16 क्या कहता था, अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सालाना करें या 2 साल बाद करें या 5 साल बाद करें, जब तक दिल करे आप ना करें रीवैल्यूएशन। लेकिन एक बात मेरी तरफ से सुन लें, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल का दावा किया हुआ है ना, तो ये इंश्योर जरूर कर लेना कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस ना आने पाए। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन में आपने पढ़ा था FAR 1, कितना फ्रीक्वेंटली रीवैल्यू करें। मैंने कहा बस ये इंश्योर कर लो बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू मटेरियल डिफरेंस नहीं है, तो चाहे 10 साल ना डिफरेंस आए मटेरियल, ना करो रीवैल्यू, चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल भी हो। लेकिन चूंकि तुम दावा कर रहे हो रीवैल्यूएशन मॉडल है, तो इंश्योर ये करना है कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो अब आमिर ने ही रीवैल्यूएशन वाला मामला शुरू किया था, रीवैल्यूअर को बुलाया था, रीवैल्यूएशन स्टार्ट करवाई थी, क्योंकि फेयर वैल्यूज मटेरियली इंक्रीज हुई थी, तो उसने कहा था कि हम रीवैल्यूएशन करा देते हैं। इसका मतलब अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है और रीवैल्यूएशन हुई है और मटेरियल डिफरेंस भी है, तो ये तो लाजमी है इनकॉर्पोरेट होना, ठीक है। अब आमिर ने तो ये कहना है, लेकिन जुनेद क्या कह रहा है, बॉस is of the view that buildings were revalued last year and there is no need of such frequent revaluations। चपला मार है, मतलब ये कोई तुक बनती है यार। कह रहा है कभी पिछले साल तो रिवैल्यूएशन हुई है, कोई इतना फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। बंदा कहे भाईजान अपडेट करो जाके, भूल गए IS 16 पड़ा हुआ। यानी कि इस सवाल में सोल्यूशन में हो ना हो, मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ, आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वाला पॉइंट भी डाल सकते हैं। ये वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की ब्रीच एक तरह से कर रहा है ना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है उसके अंदर, वो डेड लाइन लिखोगे, लिखकर साथ ही बोलोगे कि द सजेशन बाय जुनेद इस पॉइंट 2 के अंदर दैट नो सच फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशन इज
नो सच फ्रीक्वेंट रीवैल्यूएशन, सब कुछ ही बंद हो गया, वो भी बंद हो गया, कैमरा भी बंद हो गया। चलो मैं गलती पूरी करा, तुसी ਇਹਨੂੰ चालू कर लो। नो सच फ्रीक्वेंट रीवैल्यूएशन is required, ये सही नहीं है, because IS 16 requires that if an entity follows revaluation model, then entity must ensure that there is no material difference between book value and fair value. Therefore incorporation of this revaluation report is necessary. ठीक है, तो ये लाइन आप लिख सकते हो वहां, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो 2 पॉइंट्स थे। अब मसला यह है कि आपके पास किताब भी नहीं, भाई कितने हो गया ऑन हो गया। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट्स ही हैं, किसी के पास है वैसे वॉल्यूम 1? हाँ माशाल्लाह से एक बच्चों ने लेकर आए हैं, सबको बताता है एथिक्स करने हैं। खैर चलें सुने, बस ये 2 पॉइंट्स हैं, उसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ सवाल में क्या बोला उसने। ऑनलाइन वाले तो अपना वॉल्यूम 1 खोल के बैठे होंगे, सुन लो पहले, अभी आ जाता है सामने, उम्मीद तो है। ऑन हुआ है, चलो आ जाएगा, सुनो। अच्छा, मीटिंग खत्म हो गई, 2 मशवरे कौन कौन से दिए? एक कहता है मेंटेनेंस को डिले कर दो, दूसरा कहता है रिवैल्यूएशन ना इनकॉर्पोरेट करो, हो चुकी है रिवैल्यूएशन, इनकॉर्पोरेट ना करो। अब मीटिंग खत्म हो गई, ड्यू टू डोमिनेंट नेचर ऑफ जुनेद नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अपोज्ड हिज व्यूज। वो सीईओ है भाई, डोमिनेंट पर्सनैलिटी थी, तो मीटिंग के अंदर अब कोई किसी को क्या कहता, बेचारा प्रोडक्शन मैनेजर खड़ा तो हुआ था, उसने क्या कहा, भाईजान डिले करेंगे तो नहीं, डिले करेंगे तो खतरा है। तो उसने क्या कहा था 2 साल पहले भी हुआ था, कुछ हुआ, बैठो। अच्छा, अगली बात इसने कहा इनकॉर्पोरेशन रिवैल्यूएशन रिपोर्ट की ना करो, ठीक है। अब आमिर बेचारा अगर कहे भी सही, सर मटेरियल डिफरेंस आया हुआ है, तो क्या कहेगा, छोड़ो छोड़ो, बल्कि उसने कहा ही क्या होना है, वो यही तो कह रहे हैं कि ड्यू टू डोमिनेंट नेचर ऑफ जुनेद नन ऑफ पार्टिसिपेंट अपोज हिज व्यूज, और द समरी टू इंप्लीमेंट अबव एक्शंस हैज बीन रिसीव्ड बाय आमिर। आमिर को ईमेल आ गई मीटिंग के बाद जुनेद की तरफ से, ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर लो जो मीटिंग में डिसाइड हुए हैं आप सबके मशवरे से। जैसे आपकी एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के मशवरे से मैं नहीं डिसाइड करता, बिल्कुल ऐसे ही इसने आमिर को भेजा है कि आप जो सबके मशवरों से, आप सबके मशवरे से जो दोनों स्टेप्स हमारे डिसाइड हो गए थे वो इंप्लीमेंट कर दो, मतलब मेंटेनेंस को डिले कर दो और रिवैल्यूएशन को इनकॉर्पोरेट ना करो। ये पढ़ो ना, ये ड्यू टू डोमिनेंट नेचर किसने बोला नहीं, और समरी टू इंप्लीमेंट द अबव एक्शंस हैव बीन रिसीव्ड बाय आमिर। चलो अब अच्छा, ये तो सब ठीक था, यहां तक तो सुनो, यहां तक तो मामला पता है क्या है। देखो, आमिर है एम्प्लॉय, 5 चीजें हैं, 5 चीजें हैं। नंबर 1 ये फेस करेगा था थ्रेट, और जुनेद है बॉस, ठीक है, और उसने वायलेट किए प्रिंसिपल। कौन कौन सा है जी वैसे प्रिंसिपल है, कौन कौन सा? इंटेग्रिटी, 5 लिख रहा हूं मैं, इंटेग्रिटी जरा रिवाइज हो जाए, ऑब्जेक्टिविटी। खान साहब आप जा रहे थे, आपने क्या सोचा मैंने टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया है? मैं वेला हूं, मैं तो वैसे जरा थोड़ा सा ऐसे ही रीकैप दिखा रहा था कि भूले हुए होंगे 45 लेक्चर पढ़े हुए, जरा टाइम हो गया, थोड़ा ऐसे गुजार लूँ, उसके बाद तो मैंने नया काम करना था। तुम छोड़ के जा रहे थे यार, मतलब तुमने कैसे से सोचा, कैसे, मतलब फिर भी तुम्हें गवारा कैसे हुआ, तुम्हारी इस गैरत को गवारा कैसे हुआ, तुम मेरी क्लास छोड़ के जा रहे थे। पहले अद्धे नहीं, पौने थे आए नहीं, 20% तो बच्चे आए। ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एडा लम्मा, फिर जी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनल बिहेवियर, और प्रोफेशनल बिहेवियर। और इधर आमिर फेस करेगा थ्रेट्स, कौन कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब सेल्फ रिव्यू कोई है तो ये नहीं, यहाँ पर ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलने हैं, यहाँ पे ज़्यादा लिखने पे नंबर कट जाने हैं, उसको वो कहेगा पता ही नहीं लगा इसको कौन सा थ्रेड है। सेल्फ रिव्यू, फिर फेमिलियरिटी, कोई है फेमिलियरिटी का चक्कर है, कोई नहीं है। फिर हाँ ये तो होता ही है, बॉस ने कह दिया, बॉस तो रिक्वेस्ट भी कहना, द बॉस हैज रिक्वेस्टेड दिस, तो वो रिक्वेस्ट भी कोई नहीं होती है, वो ऑर्डर ही होता है, हम्बल जी। तो इंटीमीडिएशन थ्रेट है। और 5वां कौन सा है जी? एडवोकेसी। अब क्या कहीं एडवोकेट कर रहा है? अच्छा, अब इधर देखो, जुनेद ने ब्रीच किया इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर।
अब इसको लिखना आपको आता है, लेकिन ये याद रखना, सुन लो, ये याद रखना कि इंटेग्रिटी में हम क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है, जो गलत कह रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी में क्यों कह रहा है, और प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर भी हम यही लिखते होते हैं कि जो कह रहा है जो कह रहा है वो गलत है, गलत कह रहा है, मतलब वो यूं करके लिखते हैं ना कि जो वो कह रहा है जो कि गलत है वो प्रोफेशनल बिहेवियर के खिलाफ है। ठीक हो गया, ये तो नॉर्मल चल रहा है ना। और फेस करेगा आमिर, आमिर फेस करेगा इंटिमिडेशन थ्रेट। अभी आगे मैंने लाइन नहीं ना पढ़ी हुई, ठीक है। अगली लाइन जो है वो आखिरी लाइन क्या थी, आमिर ने रिसेंटली अप्लाई किया हुआ एक इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए फ्रॉम कंपनी विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अप्रूव्ड इन फ्यू डेज। अब बदमाशी कहाँ गई सारी अकाउंटेंट साहब की, अब आ गया ना सेल्फ इंटरेस्ट। अगर मैं बॉस के खिलाफ गया तो बॉस नहीं अप्रूव करना है, हो सकता है मेरा लोन ही अप्रूव ना हो, तो फिर साथ में आपने लिख देना है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को। ये सारी, हाँ, ये सारी बातें करने के बाद इस सवाल, शायद एक आधे सवाल में और भी आ जाए, ये जो लाइन लिखी हुई थी ना कि जुनेद इज ऑफ द व्यू दैट बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड लास्ट ईयर एंड देयर इज नो नीड ऑफ सच फ्रीक्वेंट रीवैल्यूएशंस। इस लाइन को सामने रखते हुए, इन गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंच सकती है कि आप साथ में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को भी लिख सकते हैं। अब पता नहीं उसने रिक्वायर क्या किया था, उसने कहा था ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ जुनेद मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। लिख दिया आपने ब्रीफली, देखो ना 9 नंबर का सवाल है तो आपने कम से कम 10 मिनट 12 मिनट तो लिखना है ना, आराम से कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम वैसे है इसके लिए, यहाँ पे तो टाइम बचना है उल्टा, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट कर लिया है कि डेढ़ लाइन वहाँ से याद की हुई लिख ली और आगे सिचुएशन घुसा दी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है और क्या बताओ, ऑल्सो स्टेट पोटेंशियल थ्रेट्स दैट आमिर मे फेस, और तीसरी चीज़ जो अभी तक नहीं पढ़ाई थी वो क्या है, एंड हाउ शुड ही रिस्पॉन्ड, इसको कहते हैं सेफ गार्ड्स। क्या है जी ये, अब हमारे कोड ने ही हमें एक तरतीब बताई हुई है कि आप ये कर लें, ठीक है। यानी मैं यहीं से पढ़ाता हूँ, सबसे पहले तो आप आएँ पास पेपर 1 के सोल्यूशन पे, इसको आप देखेंगे मोर और लेस ये अच्छा लिखा हुआ है, अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद रेलेवेंट, ठीक है जी, इन्होंने नहीं लिखा हुआ वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, चलो वो आप खुद से लिख लेना, ठीक है। फिर इंटेग्रिटी में वही डेढ़ लाइन लिखी हुई है और साथ में लिख रहा है, फिर अब तो ये अच्छा सवाल था। फिर थ्रेट्स के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन है, और सेफ गार्ड्स भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, यार एक और सवाल था उसके अंदर ज़्यादा थे, 5 थे, ये रिज़ाइन वाला चक्कर भी चल रहा है, असल में रिज़ाइन भी होता है, 5वां वही है, शायद वो इधर इकट्ठा कर दिया। चलो बहरहाल ये जो पहला सोल्यूशन है ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपने क्या कर लेना है जी, कमिट टू मेमोरी, ठीक है जी, याद कर लेना है, इसको रट्टा लगा लेना है, रट्टा क्या 2 बार पढ़ेंगे समझ आ जाएगी कि आप भी ऐसे ही लिख रहे थे, ठीक है। अब सेफ गार्ड्स क्या हैं, क्या करे, इफ़ दिस थ्रेट, क्योंकि सवाल अभी किया मैं यहीं से पढ़ा देता हूँ, यहीं से याद कर लेना। इफ़ द थ्रेट इज सिग्निफिकेंट, आतिफ भाई शुड कंसल्ट विद सुपीरियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और रिड्यूस इट टू, अच्छा ये पहला इधर पड़ा हुआ है, असल में ना जहाँ पे 5 आ रहे थे ना वहाँ पे ये पहला होता था मेरे ख्याल से, कंसिडर इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। चलो खैर, बहरहाल मैं कह रहा हूँ ये सबसे अच्छा है, यहीं से याद कर लें जी। कहता है अगर आतिफ को लगता है कि ये थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, इफ थ्रेट इज सिग्निफिकेंट, तो फिर क्या करे आतिफ, कंसल्ट करे सुपीरियर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, अभी घर की बात घर में ही रखे, ठीक है। सबसे पहले क्या करे, अपने सीनियर्स से बात करे इन ऑर्डर टू एलिमिनेट या रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। वो किसी डायरेक्टर से बात कर ले, यार ये CEO साहब तो इस तरह से कह रहे हैं, कोशिश करे ज़रा, मेहरबानी करें यार, गरीब आदमी हूँ, क्यों मुझसे 2 नंबरी करवाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करे कि कंसल्ट करे अपने सुपीरियर से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अभी घर में ही रहो, ठीक है, बाहर नहीं किसी को शिकायत लगानी अभी, और कोशिश करो कि जो है वो थ्रेट रिड्यूस हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ना हो तो रिड्यूस होकर एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए मोबाइल वाले भाई, ठीक है। अगली बात, अगर ये पॉसिबल ना हो तो ये पहली लाइन लिख लेनी है, मैंने इसीलिए कहा ये सबसे बेस्ट है इसका सलूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने ये लाइन लिखनी है और उसके बाद ये लाइन लिखनी है कि अगर
ये एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आतिफ को चाहिए रिफ्यूज कर दे टू एसोसिएट विद दिस इंफॉर्मेशन, कि सबसे पहले तो वो ये कहे ठीक है जी, फिर मेरा इस इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कह देना तो ज़रूरी तो जो है ना वो काफ़ी नहीं है ना। अब बाहर के लोगों को भी तो पता चले कि आपकी एसोसिएशन नहीं रही, तो वो कैसे बताओगे आप। वो कहता है एंड टेक फॉलोइंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स। ठीक है, तो ये कर ले कि ये स्टेप्स ले ले। एक तो क्या करे, अपने आप को रिफ्यूज़ कर दे एसोसिएट करना विद दिस इंफॉर्मेशन, और उसके बाद स्टेप्स कौन से ले ले मजीद, शुड कंसिडर इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, इन्फॉर्म ऑडिट कमेटी, ये भी अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। ठीक है, ये पॉइंट 1 आ गई। स्टेप्स कौन से उठाए, स्टेप्स कौन से उठाए, ऑडिट कमेटी को बता दे। ऑडिट कमेटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही है, अभी तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही है। फिर कहता है और अपनी कंपनी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को चेक करे, विसल ब्लोइंग वगैरह की। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स और विसल ब्लोइंग पॉलिसी टू एड्रेस मैटर। विसल ब्लोइंग कहते हैं कि मतलब आपके यहाँ विसल ब्लोइंग पॉलिसी, कि आपको मतलब कहीं पे कोई मसला हो तो कौन किसको बताता है, और कहाँ से बात चले तो कहाँ से उसके कहाँ तक। यानी कि ये सीईओ है तो हो सकता है कोई चेयरमैन भी हो, और चेयरमैन के भी 2-4 बंदे जो है वो ऐसे हों जिनको पता हो लोगों को, इनको ऑर्गेनाइजेशन में कि यार इन तक बात पहुँचे तो चेयरमैन तक पहुँच जाती है। तो अपनी को पॉलिसीज प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, नहीं है तो विसल ब्लोइंग क्या आपकी पॉलिसी है, ठीक है, रखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये चीज़ें नीचे से ऊपर तक पता चले। विसल ब्लोइंग जो है वो ग्रेव वाइन जिसको कहते हैं, ग्रेव वाइन भी कहते हैं जिसको, अच्छी चीज़ें होती हैं। ये टॉप मैनेजमेंट को पता लगता है कि नीचे का चल क्या रहा है, वो ज़रूरी है। तो बिल्कुल गैप तो नहीं कि सबसे जूनियर लेवल का बंदा सबसे सीनियर लेवल के बंदे से बात ही ना करे डर से। तो दरमियान में ये ग्रेप वाइन्स होती हैं कि बात इधर से उधर पहुंच गई, उधर से उधर होके इधर तक पहुंच गई। ठीक है, तो वो विसल ब्लोइंग पॉलिसी, अपनी पॉलिसी प्रोसीजर देखो कंपनी के, नहीं तो विसल ब्लोइंग पॉलिसी चेक करो। किस लिए, कि जी आपके एथिक्स के हिसाब से जो मसले हैं, ठीक है, उनको एड्रेस करना हो अगर इंटरनली तो कैसे करें। तो कंसल्ट करें पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स और विसल ब्लोइंग पॉलिसी टू एड्रेस द मैटर। अभी भी अंदर ही है, अभी भी कंपनी में ही है। और अगर फिर भी बात नहीं बन रही तो आईकैप को शिकायत लगाओ, शिकायत लाओ विद रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी। इंटरनल ऑडिटर को बताओ या एक्सटर्नल ऑडिटर को बताओ, और अपने वकील को भी फ़ोन कर दो भाईजान, रोला पैन लगा जे। ठीक है, और इन्फॉर्मिंग थर्ड पार्टी और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन लाइन ऑफ आईकैप्स गाइडेंस ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। कहता है कि उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल बॉडी की तरफ चले जाओ, ऑडिटर को जाकर बताओ, अपने वकील से मशवरा कर लो, और थर्ड पार्टीज को इन्फॉर्म करो, और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज लाइक एससीसीपी को जाके बताओ। ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों में आईकैप की गाइडेंस है, उसको जाके पढ़ लेना। जब इस स्टेज पे पहुंचो ना तो ये गाइडेंस ही पढ़ लेना जाके, ठीक है ना, कि कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखते हुए क्या क्या बता सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कर दो। अब बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे सवाल के अंदर वो कहता है ना कि क्या करे आमिर, तो बच्चे लिख देते हैं पहली बात ही आखिरी बात ही सबसे पहले रिजाइन करो निकल आओ। भाईजान ऐसे नहीं होता, रिजाइन करो और निकल आओ, ये है प्रॉपर तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले सेफ गार्ड्स की क्लास बहुत अहम थी, क्योंकि ये अब टॉपिक पूरा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी दूसरी टाइप के सवाल रहते हैं। ठीक है, क्या जी, क्या है जी सेफ गार्ड्स, क्या है तरतीब में क्या लिखना है, तरतीब में ये यहीं से, ये मैंने कहा ये सोल्यूशन आपने याद कर लिया, हर जगह ये चलेगा, क्योंकि सेफ गार्ड्स तो हमेशा यही रहने हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छे यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले अपने सुपीरियर से कंसल्ट करो, और किसी तरह से कोशिश करो कि ये एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए रिस्क। अगर नहीं आ रहा एक्सेप्टेबल लेवल पे तो सबसे पहले कहो भाई फिर मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके बाद फिर ये स्टेप्स लो। सबसे पहले ऑडिट कमेटी से बात करो, नहीं बात बन रही तो फिर अपनी कंपनी की पॉलिसीज देखो, विसल ब्लोइंग पॉलिसी देखो, एथिक्स के हिसाब से क्या है कि किस तरह से इसको एड्रेस किया जा सकता है। नहीं बात बन रही तो फिर आईकैप को शिकायत लगाओ, फिर किसी और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को शिकायत लगाओ, अपने वकील से भी मशवरा कर लो कि भाई हुण जरा ध्यान रखना, रोले काम पै गया जे, ठीक है, मैं लड़ाई कर बैठा हूँ, और उसके बाद फिर रिज़ाइन कर देना। अच्छा, एक और चीज़ भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं लिखी हुई, सेफ गार्ड्स के अंदर नहीं है, लेकिन इसके साथ ही एथिक्स के अंदर एक जगह लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन भी कर लो। असल में वहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वहाँ पे एक चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। क्या मतलब, बेटा मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे कल वाली बात भी सही से याद नहीं रहती,
तो ये सारा कुछ जो हुआ आपके साथ और फिर आपने जो किया, इस सारे को अगर आप अपनी डायरी में एक जगह लिख लोगे ना कि फलां मीटिंग में उन्होंने ये कहा था फलां दिन, उसके बाद फिर मैंने ये इस दिन इससे बात की थी, उसने ये जवाब दिया था, इस दिन ये हुआ था, उस दिन ये कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह भी, यानी आप क्या कर लो, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके फिर आपको अच्छा जी अल्लाह हाफिज, उसके बाद फिर आपको कोई बंदा कोर्ट में बुला भी ले बाद में, तो आप कहोगे जी ये देखें जी बिल्कुल होता है ऐसा, ये एथिक्स बिल्कुल आपके सामने होंगे, ठीक है, ये सारे मसाइल तो आपके सामने होंगे ही, ठीक है। तो ये जनाब आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आंसर था, इसको आपने याद कर लेना, ठीक है, करेंगे ना, बीच में बस प्रोफेशनल बिहेवियर आपने खुद लिखना है, वो आईकेप ने नहीं लिखा हुआ, मेरे ख्याल से लिखना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर सॉरी जरा ऊंचा बोलो भाई, बेटा गलत काम तो गलत ही है ना, कंपनी गोइंग कंसर्न अगर 2 नंबरी करके हो रही है तो तुम गोइंग कंसर्न रखना चाहोगे 2 नंबरी करके, मैं बताना तो चाहिए ना, कंपनी खुद बताना चाहिए 2 नंबरी करके गोइंग कंसर्न हो, 2 नंबरी करके तो फिर तो नहीं हो ना, तो फिर ये 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट यही कहती है, बताओ चले छोड़े आगे चले, बल्कि पीछे चले, ठीक है। ये जनाब हमने कौन सा सवाल कर लिया, जी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अब जाहिर है असूली बंदा ही होता है, फिर आपने बड़ों को ही बताया, छोटों को नहीं बताया, गलत उसके नहीं पड़े, ऑडिट कमेटी को बताया, चेयरमैन को बताया, पॉलिसीज प्रोसीजर्स देखे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी ये चीज़ देख रही होती हैं कि ऐसे कोई गड़बड़ ना होने पाए, तो उनकी अपनी पॉलिसी तो आपको पूरा सपोर्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो तभी आप वहाँ रुके होगे, वरना तो 5वां स्टेप लेकर आप घर बैठे होगे, कौन सा उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे होगे आप, बात समझ आई है। अगर हालात गड़बड़, नई नौकरी ढूंढोगे बेटा, होगा और क्या होगा जी, करता है कोशिश करता है आईकैप, जब आप आईकैप को बताओगे ना, ये बताते हैं हम इस स्टेप में जाके, हम आईकैप तीसरे स्टेप में जाके हम आईकैप को बताते हैं, नहीं मैंने हजे रोला कभी पे नहीं, मैं इंडस्ट्री गया ही नहीं। अच्छा जी, चलें जी, आ जाएं जी। अच्छा अब एक काम कर लें, ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपने ट्राई करना है खुद। मैंने आई थिंक कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में ये सवाल कराने के बाद, 1 ही दिया था ना कि नहीं, जब मैंने ये 45 लेक्चर में ये सवाल कराया था तो होमवर्क कौन सा दिया था, यही होमवर्क में दिया था, ओ नो। अच्छा इस चौथे सवाल के अंदर ना आपने खुद देखना है क्या है, ठीक है, उसके बाद नहीं, एक और सवाल भी आपने होमवर्क में आप करना है, ये मैं अब एक एक करके डिस्कस करूंगा ना, बड़ा ज़बरदस्त सवाल, ये सवाल जो है ना, इसमें से मैंने ये है वैसे IAS 40, ओए तो ये सवाल भी आपने करना है, ठीक है, ये दोनों सवाल आपके टाइप 1 के, जिसके अंदर बॉस ने एम्प्लॉय को या बुक एडजस्टमेंट करने का कहा होगा कि प्रॉफिट बढ़ जाए, या कोई एंट्री करने वाली नहीं करने का कहा होगा, या एंट्री गलत करने का कहा होगा, वगैरह वगैरह, और उसने ब्रीच किया होगा प्रिंसिपल्स को, तो वो 3 ही प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें अगर कोई आपको नॉलेज की कमी नजर आए तो चौथा घुसा देना, वरना 3 ही है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, और अगर आपको लगे नलायक आदमी लग रहा है, भूल भी जाता है ना इंसान, ठीक है, तो फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी डाल दें, ठीक है। और एम्प्लॉय सिर्फ इंटिमिडेशन थ्रेट जो है वो फील करेगा, और अगर सवाल में कहीं कोई उसको फ़ायदा पर्सनल नज़र आया तो फिर सेल्फ इंटरेस्ट तब डालना, ठीक है। तो ये तीनों सवालों के अंदर आपने जो आपको मैंने 2 सवाल फिलहाल, वैसे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी टाइप, कौन कौन से सवाल थे, जरा आप कहाँ से देखोगे, ये 1 मैंने करवा दिया, और मैंने कौन सा करवाया आपको, 4 करवाया था, ठीक है, मैंने आपको भी होमवर्क दिया है 3, और बेटा करवाया मैंने था ना 5, अब मैंने आपको 4 और 9 होमवर्क में दिया है, ये इसमें लिखा नहीं हुआ 9, इसका मतलब है, जरा चेक कर लें 9 कौन सा है, टाई भी दूजी ना होए, चले तुम भी रल गए हो इनके साथ, तुम डैश हो इनके साथ, रल गए हो डैशों के साथ। अच्छा 9 पढ़ो, यू हैव रिसेंटली, अब नए आप अभी आकर आपने ज्वाइन ही किया जी, हैं जी, और आपको CFO ने कहा ज़रा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाओ ना जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ज़रा चेक तो करें तुम्हें कितना काम आता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उसमें मैंने ये प्रेजेंट करनी है, ठीक है,
ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी सीएफओ ने फाइनलाइज की हुई हैं, ठीक है, जो कि सीएफओ क्या है, जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हुण रोला पै गया, बॉस भी सीए ते तुसी भी सीए। वाइल प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, अब आप ताज़ा पढ़ के गए हैं। यू हैव नोटेड दैट 5 स्टोरी बिल्डिंग परचेज बाय एमएल एंटायरली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाली हुई है, हालांकि ग्राउंड फ्लोर इनके अपने पास है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, और रिमेनिंग किराए पे है। हाँ जी, IS 40 याद आया? अच्छा, अब आप वो सारी बात तो चले ठीक है, हो गई, ठीक है, लेकिन 31 चलो ये कर लिया। अब वो कहता है डिफरेंट टेनेंट्स को दिए और वो बेच सकते हैं, यानी कि ये अलग अलग हो सकने वाले थे, उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोला। यही नहीं, कहता है 31 नंबर पे फेयर वैल्यू इंक्रीज भी पूरी बिल्डिंग का वो पीएनएल में डाला हुआ है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट कवर रेशो जो होती है वो हमारी सही है। बैंक कोविनेंट, यानी बैंक ने पाबंदी लगाई होती है कि इससे नीचे कवर आया तो हम लोन वापस ले लेंगे, यानी कि प्रॉफिट इससे कम कभी आया तो इंटरेस्ट कोविनेंट इसको कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फेयर वैल्यू गेन वहाँ पे रख लिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, और उस वजह से हमारा क्या है जी, इंश्योर हो गया कि लोन कोविनेंट हमारा ब्रीच नहीं हो रहा, ठीक है। आगे कहता है CFO इज ऑफ द व्यू दैट IFRS अलाउज सच प्रोफेशनल बिहेवियर। तक आ गया ना वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, तो ये कॉम्पिटेंट आदमी है। क्या आपको पता है ये स्टैंडर्ड अलाउ करते हैं? खुदा को खौफ करें यार। एज ML ओनली यूजेस लेस देन 50, भाई लेस उसको ही नहीं था, हमने पढ़ा था कि अगर ये सेपरेटली रेंट आउट और सेल हो सकते हैं तो सेपरेटली क्लासिफाई भी करो। नजर आ रहा है ऊपर कह रहा है कि जी बाकी 3 जो है वो रेंट पर है और फ्यूचर में बेच दिए जाएंगे, सेपरेटली सेल हो सकते हैं, तो ये तो अलग अलग होने चाहिए थे। तो वो ये कह रहा है कि जी ये 50% से चूंकि कम हमने अपने इस्तेमाल में रखा हुआ तो सारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फिर गलत कह रहा है। ही फर्दर एक्सप्लेन, अब असल में ना आप गए उनके पास, आपने कहा सर ये सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, हाँ स्टैंडर्ड नहीं तो कहा हुआ है, अगर आप कम इस्तेमाल करें खुद तो आप कर लें। अब आप सर खुद आ रहे हैं, नवा बॉस है, चुप करके आपने कहा सर कुछ तरह समझ नहीं आई। ही फर्दर एक्सप्लेन दैट नो, फर्दर एक्सप्लेन, यार छोड़ो यार, तुम किस तरफ चल पड़े हो। तुम्हें पता है कि अगर लोन का कोविनेंट मीट ना हुआ, नॉन कंप्लायंस हो गई, तो मसला क्या है, ये हर सूरत में हमने अवॉइड करना है, क्योंकि लोन कोविनेंट अगर नॉन कंप्लायंस हो गई तो लोन बिकम हो जाएगा इमीडिएटली रीपेएबल, और इस वजह से सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाएंगी, जिसमें बिजनेस भी बंद हो सकता है, तो तुम और मैं भी घर जा सकते हैं। तो अब सेल्फ इंटरेस्ट रेट भी आ गया, ठीक है, सही है, लेकिन है ये वही केस, ठीक है। बॉस और एम्प्लॉय दो पार्टीज हैं, बॉस प्रोफेशनल, बॉस इंटेग्रिटी नहीं है बॉस के अंदर, बायसनेस है, प्रोफेशनल बिहेवियर है, और साथ में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मसला भी लग रहा है, जबकि एम्प्लॉय इंटिमिडिएशन थ्रेट फील कर रहा है। ज़बरदस्ती करके आप सेल्फ इंटरेस्ट बना भी सकते हैं इसको, कि अगर ये नहीं करेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, नौकरी से जाएंगे, ठीक है, तो ये वही वाला केस है। तो 9 भी उस लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, वो भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 7 कौन सा है भला? फॉर्चून लिमिटेड। बस ये चारों आपका होमवर्क है, करेंगे कब, एक एक करके आराम सुकून से, कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस करेंगे, वरना मैं नहीं करूंगा, देख लूंगा, वैसे क्विकली पढ़ा दिया करूंगा। ओके, तो ये कितने सवाल हैं जी, टोटल कितने हैं जी, यहां से शुरू करो तो। ये प्रैक्टिकली जो करने वाले सेफ गार्ड्स लिखे हुए हैं कि ये 3 भी, ठीक है। नहीं बंद होता, पहली बात तो है। दूसरी बात है कि आप तो पहले ही घर आ गए होंगे, ठीक है। वो ये कह रहा है कि अगर लोन कोविनेंट मीट ना हुआ तो बैंक लोन वापस हो जाएगा, तो कंपनी को चलने का कोई नहीं, लाले लूले पड़ते, कंपनियां चलती रहती हैं, बैंक के पास जाकर रीस्केड्यूल करा देते हैं, ऐसे फनकारी लगा रहा है। लेकिन बहरहाल अगर हो भी जाए तो यार क्या करें, अब गलत को गलत ही कहना है ना बेटा, सही तो नहीं ना कह सकते। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत करके वो अगर प्रॉफिट गलत शो कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं कि जी करी जाएं, बिचो तो तुम भी यही कह रहे होगे करी जाएं। ये कौन से एथिक्स, फिर ये एथिक्स जो है वो आपके साथ वाले के लिए नहीं है, आपके लिए है, सादी बात। तो बेटा नहीं, इसके अंदर गोइंग कंसर्न का मसला क्या है, मतलब गोइंग कंसर्न का मसला क्या है, ये थ्रेट है या ये प्रिंसिपल है? एक मिनट, उसने क्या कहा हुआ है रिक्वायरमेंट में, बताओ कि प्रिंसिपल कौन से ब्रीच किए, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न वाला ब्रीच हो रहा है? गोइंग कंसर्न तो है, वो तो होगा सो होगा।
बॉस ने क्या किया है, एम्प्लॉय ने क्या किया है, और सेफ गार्ड्स क्या हैं। तो गोइंग कंसर्न होगा, बिजनेस बंद होगा, हम बाद में नौकरी ढूंढेंगे या नहीं मिलेगी, ये होगा, वो बात के मसले हैं भाई। इस वक्त एथिक्स के सवाल के अंदर वो कह रहा है बॉस ने कौन से वायलेट किए हैं प्रिंसिपल्स और एम्प्लॉय कौन से फेस कर रहा है थ्रेट्स। कंपनी चले ना चले वो तो असल कहानी ऐसे हो सकता है ना भी हो, मुझे इससे क्या, मेरा सवाल ये कह रहा है। ठीक है, होता है ऐसे ही प्रैक्टिकली कि ऐसी सिचुएशन आने नहीं देते। ठीक है, या आती भी है तो आप लोग भी रड़े होते हैं और कुछ पता नहीं लगता दुनिया को। बस अल्लाह माफ़ करे। पार्ट 2 शुरू करते हैं।